हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए। और इसके थ्रू इन एमसीक्यूज़ के थ्रू आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होगी बिकॉज हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को भी। और आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही जो भी आपको नए पॉइंट्स लगेंगे उनको साथ के साथ नोट करना है। ओके, इससे जो पहले के पार्ट्स हैं दो, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। देखिए आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आपको बताना है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा लर्नर का बिहेवियर है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बेसिकली हम 3 लेवल्स की बात करते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, जो मेमोरी लेवल होता था वो हमारा किस पे बेस्ड था, रॉट मेमोराइजेशन पे, चीज़ों को दोबारा से रिप्रोड्यूस करना उस चीज़ से। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोगों का क्या होता है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके पेपर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन हिज और हर ओन वर्ड्स। देखो आ गया ना, देखो जो भी उसको समझाया गया, जो फैक्ट्स बताए गए वो अपने वर्ड्स में, यानी कि उसने उसको समझा है तभी वो अपने वर्ड्स में बता पा रहा है। तो बिल्कुल ए वाला हमारा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। सेकेंड देखिए, द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट्स थॉट, यानी कि इमीडिएटली रिकॉल करता है जो उसको करवाया गया। रिकॉल, ध्यान रखना, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये वाले हमारे सारे मेमोरी लेवल से रिलेटेड हैं। तो साथ के साथ आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, डिटेल में तभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं साथ के साथ। उसके बाद देखिए, द स्टूडेंट गिव्स हिज ओन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपने खुद के एग्जाम्पल्स दे रहा है, ओन एग्जाम्पल्स, खुद के एग्जाम्पल्स दे रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑब्वियस है ये भी हमारा किससे रिलेट करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल से। उसके बाद है द स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग्स इन वेरियस वेज। देखो अब जो है इंटरप्रिटेशन करता है मीनिंग की अलग अलग वेज में, यानी कि उसने चीज़ों को समझा है तभी अलग अलग वेज में उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है। तो ये भी हमारा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा। तो हमारा ए, सी एंड डी ये अभी तक आया है, बाकी हम ई भी देख लेते हैं। ई में क्या है, द स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूसेस द सीक्वेंस थॉट, यानी कि जो उसको सीक्वेंस सिखाया गया था, सीक्वेंस कोई भी प्रोसेस का, किसी भी चीज़ का सीक्वेंस जो उसको बताया गया था उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये तो रॉट मेमोराइजेशन पे हो गया, ये किस पे हो गया, हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ इस क्वेश्चन में आपको मेमोरी लेवल का भी पता चला, अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी। तो ए, सी एंड डी हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना होता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से इंप्रूव करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। जो नेशनल काउंसिल है किसके लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। ये वाले होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसके आप लोगों ने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। जैसे ही आपको कुछ इससे रिलेटेड नया पता चलेगा, तो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वो कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1958 में। ध्यान रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। अब आप लोगों ने अपने लेवल पे भी इससे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करना है ताकि आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना पाएं और आपका कोई भी टॉपिक ना रह जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश इज लोकेटेड इन। देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है इंग्लिश का वो कहाँ लोकेटेड है। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकंड है न्यू दिल्ली, थर्ड है धर्मशाला। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो एक्सप्लेन करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट में टॉपिक। ठीक है,
देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं कि यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमली, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका मिनिमम यूज़ करना। सेकंड है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट, खुद के लाभ के लिए, खुद के फायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना। थर्ड है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। यस, ये एग्जैक्ट मीनिंग है कि हम लोग प्रेजेंट में इसका यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज का, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है हम लोग वेस्ट किए जा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन का नहीं सोच रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा क्या आएगा कि यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इस टाइप के जनरली आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन। असर्शन में लिखा हुआ है मेथोहेमोग्लोबिनिमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड इज नॉट एबल टू कैरी एंड डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। देखो, आपको बताया है कि इसमें आप लोगों को ये बताना है मेथोहेमोग्लोबिनिमिया इज अ कंडीशन, यानी कि जिसमें जो है हमारा ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेके जाता बॉडी पार्ट्स में। बिल्कुल सही है ये असर्शन। अब अलग से रीजनिंग को चेक करते हैं। पहले हम लोग जो है असर्शन और रीजनिंग को इंडिविजुअली चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि रीजनिंग उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। ठीक है, देखिए इसका रीज़न दिया हुआ है कंज्यूमिंग ड्रिंकिंग वाटर विद हाई नाइट्रेट लेवल्स में कोज मेथोहेमोग्लोबिनिमिया। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है आप लोगों को कि अगर हम ऐसा वाटर पीते हैं जिसमें हाई नाइट्रेट लेवल हो, तो उसकी वजह से हम लोगों को मेथोहेमोग्लोबिनिमिया हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारा आंसर फर्स्ट वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ए नेचुरल हजर्ड। नेचुरली जो हजर्ड्स होते हैं उनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। देखो, वाइल्ड फायर हो गया, लाइटनिंग हो गया, लैंडस्लाइड, ये तीनों के तीनों हमारे नेचुरल में आ जाते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट केमिकल कंटामिनेशन ये नेचुरल नहीं है। केमिकल का कंटेमिनेशन ये हमारा नेचुरल नहीं है, और वही हमें बताना था। ओके, नेक्स्ट है इनसाइड रूरल होम्स द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन में बी। देखो, रूरल होम्स होते हैं जैसे कि गांव के इलाके होते हैं, तो वहाँ पर जो है सोर्सेज किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन, वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है अनवेंटेड गैस स्टोव्स, बी है वुड स्टोव्स, सी है केरोसिन हीटर्स। देखो, जैसे बिना गैस के जो दूसरे चूल्हे होते हैं, है ना, और वुड स्टोव्स होते हैं, केरोसिन हीटर्स, ये तीनों के तीनों ही हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन के क्या हैं, सोर्सेज हैं। सो ऑब्वियस है हमारा आंसर ए, बी एंड सी तीनों। तो आप लोगों को इसके साथ के साथ प्रॉपर नोट ज़रूर बनाने हैं। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिंथेसिस। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे दो वर्ड होते हैं, एनालिसिस और एक होता है हमारा सिंथेसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि हम ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों को, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, और फिर उन्हीं चीज़ों को जब अलग अलग स्टडी करके एज ए होल समझा जाता है, उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। तो बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन को हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से होल को बिल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बिल्कुल है ये सिंथेसिस ही होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में आप लोगों को क्या बोला है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च। किसी भी रिसर्च की अगर हमने डेप्थ देखनी हो तो क्या वो टोटल एक्सपेंडिचर जितना खर्चा हुआ है उससे देखा जाएगा, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के उससे देखा जाएगा। ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है कि टोटल एक्सपेंडिचर से हमें उसकी गहराई नहीं पता चलेगी, हमें उसके जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के उससे पता चलेगा कि उस रिसर्च की कितनी डेप्थ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है डैश इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज के हम यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं, ओरिजिन की और लिमिट्स की। तो ये इसका क्या होता है, सेकंड है द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो देखिए, अगर इसकी बात करें हम लोग,
अगर हम बात करते हैं नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टीमोलॉजी, क्योंकि आपकी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है रिसर्च में, तो आपको हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नॉलेज का नेचर क्या है, नॉलेज का ओरिजिन क्या है, लिमिट्स क्या है, ये हम किस में स्टडी करते हैं, एपिस्टीमोलॉजी में। और नेक्स्ट है, मैंने जो आपसे पूछा था, द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, मतलब अगर हम बात करते हैं नॉलेज कहाँ से आती है, एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन से टर्म यूज़ करते हैं, एम्पिरिसिज्म। ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि नॉलेज जो है कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस से, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एम्पिरिसिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। आपको बताना है इनमें से कौन से टीचिंग लेवल पे जो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में। जैसा कि मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इससे रिलेटेड जो मेमोरी लेवल होता है वो रॉट मेमोराइजेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अप हो जाता है, उसमें चीज़ों को समझते हैं, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रेजिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, क्रिएटिव, ये सारी एबिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, और इसमें जो है ओपन एंड इंडिपेंडेंट बिल्कुल होना चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्योंकि जो मेन एक्टिव रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। टीचर एज ए गाइड जो है रोल प्ले करता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक यूज़ ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। देखो ये आपका रिलेटेड है क्वेश्चन, ब्लूम टेक्सोनोमी में हमारी 3 टाइप्स की जैसे डोमेन होती है ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो कॉग्निटिव डोमेन से हम बता रहे हैं, देखो सबसे पहले उसमें नॉलेज आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हमने पहले नॉलेज ली है उसको अप्लाई करना नई सिचुएशन में, जो प्रीवियसली लर्न मटेरियल है उनको अप्लाई करना नई सिचुएशन में, क्या कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है। टू मेक यूज़ ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, हम उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। देखो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लेवल क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है, नॉलेज आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर थर्ड नंबर पे हमारा एप्लीकेशन आता है, फिर उसके बाद आता है एनालिसिस, फिर आता है सिंथेसिस, और सबसे हाईएस्ट जो होता है दैट इज़ इवैल्यूएशन। और आपसे वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, इवैल्यूएशन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन के बाद कौन सा आता है, एनालिसिस से पहले या एनालिसिस के बाद कौन सा आता है। तो आपको इनका प्रॉपर सीक्वेंस जो है अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा आएगा, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। अभी आपको बताया 3 टाइप की डोमेन्स की हम लोग बात करते हैं। एक है कॉग्निटिव, ठीक है, एक है हमारी अफेक्टिव, एक है आपकी साइकोमोटर, ओके। तो कॉग्निटिव हमारी होती है इंटेलेक्चुअल स्किल से, इसको हम नोइंग भी बोलते हैं। तो आपको जो भी चीज़ बता रही हो आप लोगों ने नोट करनी है। कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड है, नोइंग से। अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारी किससे आ जाती है, आपकी इमोशंस वगैरह से, इनसे रिलेटेड होती है आप लोगों की, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन होती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइकोमोटर हमारा किससे आ जाता है, डूइंग से रिलेटेड, अफेक्टिव डोमेन फीलिंग से रिलेटेड, और जो आपका मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड हो जाता है, नोइंग से रिलेटेड। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स का कॉग्निटिव डोमेन, ओके।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ पार्ट 3 में डिस्कस किए हैं, ओके। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सके, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।